Hello students, so today we are going to discuss some question based on the chapter Organic Chemistry, some basic principle and technique. The first topic from which question can be made is tetravalence of carbon and structure representation of organic compound. So let's see what the first question says that the largest number of organic compound is due to. तो देखो जो हमारे पास इतने सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो किसकी वजह से है। ए पार्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यही हमारा आंसर हो गया। तो कैटिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कार्बन एटम के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने ही कार्बन एटम के साथ क्या करता है, पॉलीमरिक चेन फॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग पॉलीमर्स और मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following which one has more than one kind of hybridization। अब हमें क्या करना है, more than one kind मतलब हमें क्या ढूंढना है, different kind of hybridization। अब hybridization देखने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ता है, steric number। what is steric number? steric number is simply number of sigma bond plus number of lone pair प्रेजेंट ऑन अ सेंट्रल एटम। देखो अब हम फटाफट से हर एक मॉलिक्यूल का जो कंडेंस्ड फॉर्म हमें दे रखा है उससे हम पता कर लेंगे कि हर एक कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर। तो देखो फर्स्ट वाला कार्बन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करना है, क्योंकि कार्बन के केस में वो कोई लोन पेयर अपने ऊपर एग्जिस्ट नहीं करवाता। इसका क्या हो गया, 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से बना रखे हैं और 1 बॉन्ड किससे बना रखा है इसने, आगे वाले कार्बन से। तो इसका स्टेरिक नंबर आ गया 4 और 4 के स्टेरिक नंबर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास, sp3। ऐसे इसका काउंट कर लेंगे, इसका भी क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो sp3 एंड ऑल्सो sp3 फॉर दिस कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं फटाफट से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। अब देखो ये मिडल वाले कार्बन ने क्या कर रखा है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म करना है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते वक्त डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, वापस से sp3 पर, इस वाले की क्या हो गई sp2। अगेन फॉर दिस कार्बन इट इज़ sp2 एंड फॉर दिस कार्बन इट इज़ sp3। तो हमें डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ही तो निकालनी थी, तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करने वाला कंपाउंड। तो एक मिल गया हमें। चलो थर्ड पार्ट को देख लेते हैं फटाफट। देखो अब हमें फटाफट से इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। ये क्या हो गया हमारा वापस से sp2, ये भी क्या हो गया हमारा वापस से sp2, ये क्या हो गया इस बार sp। सिर्फ ये कितने बॉन्ड कंटेन कर रहा है, सिग्मा 2, एक इस वाले कार्बन से और एक आगे वाले कार्बन से। ये वाला कितना कर रहा है sp अगैन। तो ये भी क्या हो गया हमारा मोर देन वन हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग कंपाउंड। देखो अब लास्ट चेक कर लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो ये वाला कार्बन क्या कंटेन कर रहा है sp और ये वाला कार्बन भी क्या कंटेन कर रहा है sp। तो ये भी हमारा क्रॉस हो गया, फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट क्रॉस हो गया। क्या आंसर हो गया हमारा, ए पार्ट, क्योंकि सेकेंड और थर्ड मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ टेट्रासाइक्लोइथाइलिन। अब देखो हमें क्या करना है, पाई और सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या काउंट करना है हमें, सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब हमें क्या करना है, या तो डबल या तो क्या, ट्रिपल। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो कितना पाई बॉन्ड होगा, एक। अगर ट्रिपल है तो कितना पाई बॉन्ड होगा, दो। फटाफट से इस कंपाउंड को थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। ये बन गया हमारा कंपाउंड। अब फटाफट से हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। चलो पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 9। अब हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पाई बॉन्ड भी कितने आ गए, 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया वापस से, एक। Next question. Considering the state of hybridization of carbon atom, find out the molecule among the following which is linear। अब हमें क्या करना है, लीनियर किसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो हमारा कंपाउंड कैसे हो जाएगा, लीनियर। तो देखो फटाफट से सी पार्ट देख लो, ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp और इसकी भी क्या हो गई sp। देखो डी पार्ट में भी क्या है हमारे पास, एक ट्रिपल बॉन्ड, बट ये एक लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, क्यों,
कैसे पता चलेगा? यहाँ पर तो है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी क्या कंटेन कर रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी क्या कर रहा है? बट ड्यू टू दिस लॉन्ग चेन इसकी जो लीनियर ज्योमेट्री थी वो क्या हो गई? डिस्टॉर्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज मोस्ट अनसेचुरेटेड? अब देखो अनसेचुरेटेड बोल दिया, मतलब हमें क्या ढूंढना है? हर जगह डबल, या क्या ढूंढना है हमको? ट्रिपल बॉन्ड। अब मोस्ट बोल दिया तो मतलब डबल की जगह अगर ट्रिपल मिल गया तो वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलो फर्स्ट मॉलिक्यूल को खोल के देखते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो 2 कार्बन प्रेजेंट है और कितने हाइड्रोजन है? 4। सिमेट्रिकली हाइड्रोजन डिवाइड कर दो, एक इसको दे दिया, एक और दे दिया, 2 इसको दे दिया। अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अभी कार्बन ने कितने बना रखे? 3, तो एक डबल बॉन्ड कार्बन का हमने बना। ठीक है, देखो अब बी पार्ट को खोल के देखते हैं। C2C सिंगल बॉन्ड, उसके बाद एक H सिमेट्रिकली डिवाइड कर दिया। अब इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड हो जाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। देखो सी पार्ट खोल के देखते हैं फटाफट से। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, 6 हाइड्रोजन सिमेट्रिकली डिवाइड कर देंगे हर एक हाइड्रोजन को। इसमें क्या हो रहा है? हमारा हर एक एटम कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म करके रख लिया, तो ये तो अनसेचुरेशन में आएगा ही नहीं। ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? सेचुरेटेड कंपाउंड। डी पार्ट और देख लेते हैं फटाफट से। ये तो ओपनली दे ही रखा है हमको पहले से। तो देखो फर्स्ट पार्ट और डी पार्ट में क्या है? डबल बॉन्ड, और बी पार्ट में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और हमें पूछा क्या है? मोस्ट, मतलब मैक्सिमम। अभी बताया था, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp2 sp sp। अब हमें एक सीरीज दे रखी है, हमें हर एक मॉलिक्यूल को खोल के देखना पड़ेगा, उसका कंडेंस्ड फॉर्म से ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए और फटाफट से स्टेरिक नंबर निकाल ले, जिसकी वजह से हमें हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट कंपाउंड फटाफट से ड्रॉ कर दिया। अब देखो काउंट करो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी बता दिया है, कितने? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। 1 2 3, कितनी हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इसकी फिर से कितनी हो गई? sp2। इसकी कितनी हो गई? sp। और इसकी भी कितनी हो गई? हमारी sp। तो यही हमारा आंसर हो गया। ए पार्ट इज आवर आंसर। बट देखो एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, जैसे सी पार्ट देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो अब इस वाले कार्बन का क्या है हमारे पास? sp2। इस वाले कार्बन का भी क्या हो गया? sp2। और इस वाले कार्बन का भी sp2, इस वाले कार्बन का भी sp2। तो ऐसे ही आप हर एक मॉलिक्यूल का अपने आप ही हाइब्रिडाइजेशन और उसका स्टेरिक नंबर खुद निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंडेंस्ड फॉर्म में हमें क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम फ्रॉम वन एंड टू द चेन टू द अदर आर रिस्पेक्टिवली। अब हमें एक सीरीज दे रखी है, हमें मैच करनी है ये सीरीज, तो मतलब हमारा इसका कोई फायदा ही नहीं है। हर ऑप्शन में क्या है? हर एक ऑप्शन में हर कार्बन का नंबर सेम है। हर ऑप्शन में 8 ही कार्बन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो फटाफट से ए पार्ट खोल के देखते हैं अपन। देखो फटाफट से अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लेंगे। ये क्या है हमारे पास? sp3। ये क्या है हमारे पास? sp। सीरीज में हमें क्या चाहिए? sp2। तो ए पार्ट इज नॉट आवर आंसर। अब देखो बी पार्ट फटाफट से देखते हैं, बी पार्ट इधर ही देख लेते हैं। देखो इस वाले का क्या हो गया हमारा? sp3। इस वाले का क्या हो गया? CH2, फिर से sp3। मतलब बी पार्ट भी क्या है हमारा? आंसर नहीं है। अब देखो सी पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। CH3 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो फटाफट से इसका sp3, इसका क्या हो गया? sp2, इसका sp2 sp3, इसका क्या हो गया? sp। मतलब ये भी हमारा सीरीज में नहीं है। अब देखो फोर्थ वाले का देखते हैं क्या है। इसका क्या है हमारे पास? sp3। इसका क्या हो गया हमारे पास? sp2। इसका क्या हो गया हमारे पास? sp2। देन अगेन क्या हो गया हमारे पास? sp3। इसका क्या हो गया हमारे पास? sp2। अगेन इसका क्या हो गया? sp2। इसका क्या हो गया? sp। और लास्ट वाले का भी क्या हो गया? sp। अब देखो हमें यही सीरीज चाहिए थी जो क्वेश्चन में गिवन है, हमको वही मिल गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग possesses an sp hybridized carbon in its structure? sp hybridized मतलब sp hybridized स्टेरिक नंबर क्या आना चाहिए 2, मतलब वो कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कंटेन करना चाहिए, सिर्फ 2 नंबर। ए पार्ट में देख लेते हैं फटाफट से। देखो क्या कंटेन कर रहा है वो, कार्बन, 2 बॉन्ड तो सीएल के साथ ही कंटेन कर रहा है, एक आगे वाले कार्बन के साथ, तो ये हमारा आंसर नहीं है। बी पार्ट, देखो ये मिडल वाला कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड कंटेन कर रहा है, एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारी sp, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next topic we have is classification of organic compound. Sure. First question says that in the case of homologous series of alkane, which one of the following statement is incorrect? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, जो सही नहीं है। ए पार्ट, द मेंबर ऑफ द सीरीज हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 वेयर n इज एन एंटीजर। एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, और वही दे रखा है क्वेश्चन में, तो इट इज राइट ओनली। बी पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज corresponds to 14 यूनिट्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास देखो, एक कार्बन जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ले लिया CH4 और सेकंड क्या हुआ, मैंने क्या ले लिया C2H6, तो एक तो क्या बढ़ गया इसमें, प्लस क्या हो गया कार्बन, और 2 क्या हो गए हाइड्रोजन प्लस हो गए। कार्बन का कितना मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, मतलब कितना टोटल मास इंक्रीज हो गया 14, और वही वो बोल रहा है, तो बी पार्ट भी बिल्कुल सही है। सी पार्ट, द मेंबर ऑफ द सीरीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, अब ये गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर। कैसे आइसोमर्स क्या होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेम, बट देखो यहाँ पर क्या है CH4 और यहाँ पर क्या है C2H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई, आइसोमर ये दोनों आपस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलॉगस कंपाउंड्स हैव ए पार्ट, यही हमारा आंसर है। देखो होमोलॉगस सीरीज बना ही इसलिए गई थी कि एक जैसे तरीके के कंपाउंड्स थे जो एक तरीके की प्रिपरेशन दिखाते थे और एक तरीके की केमिकल रिएक्शंस दिखाते थे, तो होमोलॉगस सीरीज किस पे बेस्ड है, हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो होमो और साइक्लिक दो चीजें हैं हमारे पास, क्या देखना है हमें, एक तो साइक्लिक, मतलब साइक्लिक बोल दिया मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए रिंग, तो मतलब सेकंड और डी पार्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया ऑटोमेटिकली। देखो अब ए और बी में होमो बोल दिया, मतलब क्या कंसिस्ट करना चाहिए, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, अगर कोई और एटम आ गया तो उसको क्या बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हमारा सी भी गलत हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया इसका ए पार्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर निकालना। देखो नॉमेनक्लेचर निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद क्या होना चाहिए वर्ड रूट। वर्ड रूट कौन डिसाइड करता है, हमारा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब देखो लास्ट में बस हमारा क्या बचा सफिक्स। देखो हमारे पास कंपाउंड क्या गिवन है CH3 CH Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में रखना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसी अकॉर्डिंग हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो क्या करेंगे 1 2 3 4, यही किया, तो ये क्या हो गई हमारी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन ही क्या डिसाइड करती है अपनी वर्ड रूट, तो ये क्या हो गया हमारा ब्यूट। ओके तो देखो अब ये Cl किस तरीके से बिहेव करेगा एज अ प्रीफिक्स, क्योंकि ये हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा एज अ सफिक्स। देखो फटाफट से नाम लिख देते हैं, अब क्या होगा हमारा नाम क्या हो जाएगा हमारा 3 क्लोरो, के बाद वर्ड रूट कैसे डिसाइड होगा पेरेंट चेन, सारे सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन में, क्या आ जाएगा एन, 1 पे क्या है अल, अल क्यों आ गया, एल्डिहाइड के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं अल, तो देखो कौन सा आंसर हो गया हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सब में आयुपैक नेम देखने हैं, फटाफट से नंबरिंग स्टार्ट करो। देखो डबल बॉन्ड हो गया, अब यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पेरेंट चेन में कंसीडर करना पड़ेगा। नंबरिंग कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के प्रीफिक्स आ गए, एक क्या है जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरा प्रीफिक्स क्या है हमारा, साइक्लो। ठीक है, तो देखो फटाफट से इसका नाम लिख देते हैं, क्या नाम आ जाएगा, 3,5। अब देखो दो मिथाइल कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, डाई, डाई मिथाइल। वर्ड रूट कितना है, उससे पहले वर्ड रूट से पहले हमारा कौन सा एक और प्रीफिक्स ऐड हो गया, क्या, साइक्लो। अब वर्ड रूट करेंगे हेक्स, उसके बाद 1। ठीक है, तो हमारा कौन सा पार्ट हो गया ये, तो हमारा कौन सा पार्ट हो गया ये, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसका भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर निकालना है फटाफट से। देखो जो हमें ब्रैकेट में दे रखा है वो क्या है हमारा, ब्रांच। जो भी ब्रैकेट में दे रखा होगा वो क्या होगा, हमारा ब्रांच। अभी बताया मैंने आपको, पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेन करना। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे कर लें कि हम क्या करें, 1 2 3 4 5, या फिर हम क्या करें 1 2 3 4 5। सेम नंबर ऑफ कार्बन्स आ रहे हैं, बट देखो हमें डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये वाली नंबरिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे और ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। देखो अब ये और ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज एन सब्स्टिट्यूएंट। देखो अब दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या रखते हैं अपन, इथाइल, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाइज हम सबको अरेंज कर देंगे। तो देखो क्या नाम आ जाएगा इसका, 2 ब्रोमो 3 इथाइल। कितने की पेरेंट चेन है हमारे पास, पेंट, और इस बार क्या है हमारे पास, दो डबल बॉन्ड, तो उसको कर देंगे 1 4 डाईइन। क्या कर दिया हमने, डाईइन, डाईइन इसलिए क्योंकि दो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बना लेंगे हम, क्या होगा हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज व्हाट वी हैव, टर्शरी ब्यूटाइल। और टर्शरी ब्यूटाइल के एक तरफ क्या लगा दिया हमने, अल्कोहल। ये क्या कहलाता है हमारा, टर्शरी ब्यूटाइल। अब फटाफट से नंबरिंग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये क्या हो गई हमारी पेरेंट चेन, जो क्या डिसाइड करेगी हमारा, वर्ड रूट, क्या हो जाएगा, प्रॉप। ये दोनों क्या हो गए हमारे, एक किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रीफिक्स की तरह, और एक किसकी तरह बिहेव करेगा, सफिक्स की तरह, क्योंकि ये किस में कंसीडर होता है, फंक्शनल ग्रुप में। क्या नाम हो जाएगा अब हमारा यहाँ पर, 2 मिथाइल प्रॉप 2 ऑल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है हमारा, ऑल। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुपैक नेम ऑफ C6H6CN। देखो C6H6 क्या होता है हमारा, बेंजीन। और ये कौन सा ग्रुप है हमारा, फंक्शनल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बेंजीन नाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब बस हमें क्या करना है, फटाफट से इसकी ओपन चेन बना लेते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है, किधर किधर प्रेजेंट है। देखो कंपाउंड बना लिया, फटाफट से नंबरिंग कर देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन मैनेजर, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया वर्ड रूट हमारा, ठीक है, फटाफट से ये दोनों क्या हो गए हमारे सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या नाम आ जाएगा हमारा इसका, 4,5
डाइमिथाइल, क्या था वर्ड रूट, ऑक्ट। अब कहाँ पे प्रेजेंट है बॉन्ड, 4 पे ई। देखो कौन सा पार्ट हो गया हमारा आंसर, ए पार्ट इज आर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट से आयुपैक नेम बनाना है, कंपाउंड बनाओ, पेरेंट चेन डिसाइड करो, फटाफट से लिख दो। देखो क्या होगा, नंबरिंग करते हैं, 1, यहाँ पे OH, 1 2 3 4 5, क्या हो गया, पेंट। देखो ये क्या हो गया हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप, तो देखो क्या हो गया हमारा, पेंट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड सेकेंड वाले पे, इन 2,3 डाई और। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, देखो कहाँ से मैच कर रहा है, फटाफट से, बी पार्ट इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फटाफट से कंडेंस्ड फॉर्म से ओपन चेन स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH, फटाफट से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, ऊपर और नीचे भी 4 मार्क कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये कैसे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, फटाफट से नंबर बताओ क्या नाम आ जाएगा इसका, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट इन, 1 पे है, लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर, तो डी इज आर ऑप्शन। देखो नियोपेंटेन, हमें क्या बताना है, नियो ग्रुप, नियो ग्रुप कैसा दिखता है हमारा, दिस इज आर नियो ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो नाम क्या हो जाएगा इसका, नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन ड्रॉ कर दिया, फटाफट से पेरेंट चेन डिसाइड कर दो, ये क्या हो गई पेरेंट चेन, 1 2 3, ये दोनों कैसे एक्ट करेंगे, एज एन सब्स्टिट्यूएंट, क्या नाम हो गया इसका, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्या नाम हो गया, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्या आंसर है हमारा, सी पार्ट इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमें क्या करना है, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन दोनों तरफ नहीं होने चाहिए। ईथर कैसा मॉलिक्यूल होता है, जो अपने दोनों तरफ एक एक कार्बन चेन कंटेन करता है। देखो हमें फॉर्मूला में कितने कार्बन दिए हुए हैं, 4, तो दो दो डिसाइड कर देंगे, सिमेट्रिकल बन जाएगा। अनसिमेट्रिकल बनाना है, क्या करेंगे, एक तरफ एक कार्बन रहने दिया, दूसरी तरफ क्या किया हमने, 3 कार्बन रख दिया, क्या नाम हो जाएगा, जो बड़ी वाली चेन है उसको पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेंगे और ये क्या हो जाएगा, आगे यूज होगा, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा हमारा, मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या है हमारा आंसर, डी पार्ट इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमें क्या करना है, एक बेंजीन दे रखी है, बेंजीन के ऊपर क्या दे रखा है हमें, एक कार्बन की चेन, तो बेंजीन यहाँ पर किस तरह बिहेव करेगी, एज एन सब्स्टिट्यूएंट, ये कैसी हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट, नाम देंगे फटाफट से, नंबरिंग 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए नंबरिंग हमने क्या करी, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करी। देखो क्या नाम हो जाएगा, 2, मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट में, बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट में क्या नाम होता है, फिनाइल, 2 फिनाइल, कितने मेंबर की चेन, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड क्या बोल रहा है, फटाफट से बना के देखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ CH, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl और यहाँ पर क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इस क्वेश्चन में हमें 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या है कीटोन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड से, 1 2 3 4 5, तो कितने मेंबर की हो गई हमारी पेरेंट चेन, 5 की, वर्ड रूट क्या आ गया हमारा, पेंट। देखो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सफिक्स की तरह, और दूसरा वाला जो बच गया फंक्शनल ग्रुप वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रीफिक्स, एज एन सब्स्टिट्यूएंट। कीटोन का प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम, ऑक्सो, फटाफट से नाम लिख दो, क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है, हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल वाइज चलेंगे, नाम देते जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, 3 क्लोरो, सी पहले आएगा, उसके बाद 2
आयोडो, फिर क्या आएगा 4 ऑक्सो, फिर नॉर्मल हमारा क्या आ जाएगा पेंट नोइक एसिड। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फिर से आयुपैक नेम, फटाफट से कंपाउंड बनाओ, नंबरिंग करो, नंबरिंग करते के साथ ही हमें हमारी आयुपैक नेम मिल जाएगी। देखो फटाफट से नंबरिंग करो, कैसे नंबरिंग करेंगे इसमें अपन हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। फटाफट से कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड के बाद बनाने के बाद नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद अपने आप ही आयुपैक नेम मिल जाएगा। ठीक है, देखो कहाँ से स्टार्ट होगी, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले यही डिसाइड होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया डिसाइड। बस अब क्या करना है, नाम लिखना है 1,3,3। अब क्या है, 3 मिथाइल है तो कौन सा यूज होगा वर्ड, ट्राई। फिर से एक और सफिक्स प्रीफिक्स आएगा यहाँ पर, कौन सा, साइक्लो। साइक्लो कितने हो गए, हेक्स, और 1 नंबर पे क्या प्रेजेंट है हमारा, ई। तो कौन सा पार्ट हो गया हमारा, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से क्या करना है हमें, कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड की नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करते के साथ ही आयुपैक नेम आ जाए। देखो फटाफट से नंबरिंग करेंगे, अल्कोहल 1 2 3 4, फटाफट से। ये क्या हो गया हमारा प्रेफिक्स, और ये क्या हो गया हमारा सफिक्स। ठीक है, देखो फटाफट से नाम लिख दो, क्या हो गया 4 मिथाइल, एक और प्रीफिक्स यूज होगा क्या, साइक्लो। कितने मेंबर की है रिंग, 4 की। कहाँ पर प्रेजेंट है, 2 पे इन, और क्या प्रेजेंट है हमारा 1 पे ऑल। तो कौन सा नाम आ गया हमारा, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फटाफट से कंपाउंड बना लेंगे। बेंजीन रिंग दे रखी है, उसके ऊपर एक एल्डिहाइड दे रखा है, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप। देखो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का हमारा नाम पहले से ही डिसाइडेड, क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप, नाम पहले से डिसाइडेड है क्या, बेंजल्डिहाइड। अब देखो इसका क्या सब प्रीफिक्स यूज होता है, नाइट्रो, और इसका क्या यूज करेंगे हम, मिथॉक्सी। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फटाफट से अब अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा, पहले 4 मिथॉक्सी, 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हमें क्या कर रखा है, अमीन दे रखा है, बट तीनों तरफ वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अमीन। तो देखो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सफिक्स की तरह यूज होगी, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, प्रीफिक्स। अब देखो नाम पता है क्या बोलते हैं इसे, मिथाइल। अब नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है तो एक और चीज ऐड हो जाएगी दोनों में, N,N। तो क्या नाम आ जाएगा इसका, N,N, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। 2 कार्बन चेन और ऊपर से उसका बस फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो हमारा क्या ऑप्शन हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, फटाफट से कंपाउंड को ओपन कर लेंगे, जो भी कंडेंस्ड फॉर्म दे रखी है सबको ओपन करके लिखेंगे। ओपन करते के साथ ही क्या हो जाएगा हमारा, नंबरिंग आएगी, नंबरिंग के बाद अपने आप ही देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कौन सा है अमीन और दूसरा कौन सा है कीटोन। तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी के लिए क्या होता है, कीटोन इज मोर फेवरेबल देन अमीन, तो इसको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी। चलो फटाफट से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। एक कैसे यूज होगा, सफिक्स की तरह, और दूसरा फिर फंक्शनल ग्रुप कैसे यूज होगा,
प्रीफिक्स की तरह। अमीन का प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं हम? अमीनो। देखो फटाफट से लिख दो 4 अमीनो। 4 पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है क्या? मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन बनी है? 3। अब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन, जिसका सफिक्स क्या यूज होता है? ओ। क्या आंसर आ गया? डी पार्ट इज आर आंसर. So the next topic we have is isomerism. Let's see what the first question says, that how many isomers of C5H11OH will be primary alcohol? देखो प्राइमरी अल्कोहल बोल दिया मतलब एक चीज़ तो फिक्स हो गई, जिस भी कार्बन से वो अटैच है उसके दोनों अलग बॉन्ड क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है? C5 को हमें अलग अलग तरीके से, जो बाकी कार्बन बच गए उसमें से एक तो यूज़ हो गया, अब जो 4 कार्बन बचे उसको अलग अलग अरेंजमेंट में लगा के हम उनके आइसोमर्स बना देंगे। आइसोमर्स में होता क्या है मेनली? हमें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रखना पड़ता है? सेम। और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या रखना पड़ता है? डिफरेंट। फटाफट से आ जाओ बनाते हैं। देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या बचा? मैंने एक स्ट्रेट चेन बना दी। देखो अब हम मैं क्या करूँगी? इसी चेन में बस पोजीशन डिफरेंट करती जाऊँगी। ये पीछे का पार्ट तो हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसे ही हमारा सेकंड बन गया। देखो थर्ड कैसे बनेगा हमारा? फिर से कार्बन की पोजीशन क्या कर दी मैंने? डिफरेंट कर दी। फोर्थ में भी हम एक और तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। अब कार्बन के जितने बॉन्ड बच गए वो किससे फिल कर दोगे आप? हाइड्रोजन से। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ टोटल प्राइमरी अल्कोहल बन गए इससे? 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी पार्ट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर्स। देखो हमें 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, फटाफट से इसको क्या करेंगे हम? कंडेंस्ड फॉर्म से ओपन चेन स्ट्रक्चर में बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट बन चुका है, फर्स्ट कंपाउंड बन गया है हमारा। सेकंड कंपाउंड को फटाफट से बना लेते हैं। लो हमारा सेकंड कंपाउंड बन गया। देखो हमें आइसोमेरिज्म बतानी है, डी पार्ट से शुरू करते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकते। अब देखो हमें क्या क्या चेक करना है? या तो चेन होगा या तो क्या होगा हमारा? पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर्स में क्या होता है? हमारी जो पेरेंट चेन की लेंथ है वो डिफरेंट हो जाती है, और पोजीशन में पोजीशन डिफरेंट हो जाता है। जो नंबर आगे लगता है सब्स्टिट्यूएंट के वही क्या हो जाता है हमारा? डिफरेंट हो जाता है। चलो इसकी पेरेंट चेन बनाए तो कैसे बनेगी, और इसकी पेरेंट चेन बनाए तो कैसे बनेगी? देखो इसकी पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं? 3। और इसकी पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं? 4। तो हमारा चेन आइसोमर्स तो ये हो चुका है। अब देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। कैसे करेंगे? 1 2 3 4। जो ब्रोमीन है यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड में कहाँ पे अटैच्ड है? सेकंड पोजीशन पे। और ये वाला ब्रोमीन कहाँ अटैच्ड है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो पोजीशन भी चेंज हो गई, तो मतलब ये दोनों आइसोमर्स दिखा रहा है, चेन आइसोमर्स भी और पोजीशन आइसोमर्स भी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथॉक्सी मिथेन एंड इथेनॉल। मिथॉक्सी मिथेन कैसा दिखता है? CH3O CH3, दिस इज आर मिथॉक्सी मिथेन। और इथेनॉल कैसा दिखता है? CH3 CH2OH, दिस इज आर इथेनॉल। अब देखो ये क्या है हमारा? ईथर। फर्स्ट वाला क्या है हमारा? ईथर। और सेकंड वाला क्या है हमारा? अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, मतलब कौन सी आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं ये? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ता है? कायरल कार्बन। एंड व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन इज दैट कार्बन दैट कंटेन्स ऑल डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, चारों ग्रुप क्या होने चाहिए हमारे? डिफरेंट होने चाहिए। चलो ए पार्ट फटाफट से खोल के देखते हैं क्या है हमारा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये क्या बन गया हमारा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो ऐसा कार्बन ढूंढना है हमें जो कि चारों ग्रुप अपने तरफ डिफरेंट लगा के बैठा। तो मिल गया ऐसा कार्बन। कहाँ है? दिस इज। एक ग्रुप क्या है? CH3। दूसरा ग्रुप क्या है? Br। तीसरा ग्रुप क्या है? इथाइल ग्रुप। और चौथा ग्रुप क्या है हमारा? हाइड्रोजन। तो यही क्या हो गया हमारा? दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही सारे ऑप्शन आप खोल खोल के देख लेंगे, कायरल कार्बन मिलेगा तो ऑप्टिकल एक्टिव, नहीं मिलेगा तो इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर रिप्रेजेंट्स द चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनमें पेरेंट चेन की लेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या होगी? डिफरेंट। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कितने कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो सेम पेरेंट चेन है, यही पेरेंट चेन बनेगी इसकी 2। ये पेरेंट चेन बनेगी 2। तो ये आंसर तो हमारा क्या हो गया? गलत। अब देखो हमें क्या करना है? प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है।
ये बन गया क्या हमारा प्रोपाइल अल्कोहल। अब देखो ये क्या बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो ग्रुप क्या होता है हमारा, दिस इज आर आइसो ग्रुप। ठीक है, देखो पेरेंट चेन क्या बनेगी इसमें, दिस इज आर पेरेंट चेन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3। ये पेरेंट चेन बनेगी, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3। तो ये भी हमारा चेन आइसोमर्स नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है हमारा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये बन गया, और क्या है हमारा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कैसे एग्जिस्ट करता है, दिस इज आर नियोपेंटेन। अब देखो पेरेंट चेन क्या बनेगी इसमें, दिस इज आर पेरेंट चेन। कितने कार्बन कंटेन कर रहा है, 4। देन इसमें क्या बनेगी, दिस इज 3। तो पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो गया, C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, ब्यूटा 1,3 डाईन। डाईन मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। कितने, 2। और आइन मतलब क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये क्या है हमारा इन, और ये क्या है हमारा आइन। वो भी क्या, 2 एक। कौन सा है, बी बार इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है हमें, स्ट्रक्चर बना के दे रखा है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम। देखो हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को क्या करना है, क्लोरीन से रिप्लेस करना है। और स्ट्रक्चर आइसोमर मतलब हर किसी आइसोमर का स्ट्रक्चर या फिर आयुपैक नेम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। चलो एक एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं और फटाफट से बनाते हैं। तो पहला कैसा बनेगा हमारा, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। पहला स्ट्रक्चर तो ये तैयार हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर, अब मैं क्या करूँगी, बस ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन में चेंज कर दूंगी। पहले मैंने क्या किया, ऑर्थो पोजीशन में चेंज कर दिया। थर्ड वाले में मैं क्या करूँगी, मेटा पोजीशन पे चेंज कर दूंगी। CH2 ऐसा ही रहेगा, क्या करूँगी मैं, मेटा पोजीशन पे चेंज कर दूंगी। अब देखो फोर्थ में मैं क्या करूँगी, पैरा पोजीशन पे चेंज कर दूंगी। तो हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर बन गए, 4। सो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर। देखो अब हमें 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जो ब्रैकेट में होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है हमारा। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है हमारा, देखो आइसोमेरिज्म बतानी है इन दोनों में। फटाफट से पहले कार्बन चेन की, जो हमारी पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन गिन लेते हैं। देखो क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। यही हमारी पेरेंट चेन है। दूसरे वाले में भी 1 2 3 4 5। देखो फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, सेम। यहाँ पर भी क्या है हमारा अमीन, और यहाँ पर भी क्या है हमारा अमीन। ठीक है, देखो अब दूसरा, इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर 2, बट इसकी पोजीशन क्या है 3। इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है इसकी पोजीशन 3। तो मतलब कौन सी वाली आइसोमर्स हो गई है हमारे, पोजीशन आइसोमर्स। तो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक क्या कंटेन करता है, एल्डिहाइड, और दूसरा क्या कंटेन करता है, एक क्या करेगा एल्डिहाइड और दूसरा क्या कंटेन करेगा, कीटोन। तो ये दोनों कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, हमारे फंक्शनल आइसोमर्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल विद द फॉर्मूला। अब देखो प्राइमरी अमीन मतलब 2 बॉन्ड हमेशा उसके किसके फिक्स हो गए, हाइड्रोजन के। अब एक तरफ क्या आएगी हमारी कार्बन चेन, कार्बन चेन के डिफरेंट अरेंजमेंट देखेंगे और आइसोमर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, देखो हमें C4 बनाना है। सबसे पहला आइसोमर मैंने क्या बना दिया, सिंपल स्ट्रेट चेन आइसोमर। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब इस कार्बन की पोजीशन चेंज कर दूंगी। ये क्या बन गया हमारा, दूसरा आइसोमर। अब क्या करूँगी, फिर से इसी कार्बन की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये क्या बन गया हमारा, तीसरा प्राइमरी आइसोमर। चौथा और भी बन सकता है, कैसे, तो कितने टाइप ऑफ हमारे आइसोमर बन सकते हैं इसमें, प्राइमरी
4 टाइप्स ऑफ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। देखो अब हमें एक और बनाना है, फिर से कैसे बन सकता है? CH3N CH3 और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? H। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, या फिर दोनों को मैं क्या करूँ, एक साइड ही बना दूँ और एक तरफ क्या कर दूँ? तो ये क्या बन गया हमारा? सेकेंडरी अमीन, और ये क्या बन गया हमारा? प्राइमरी अमीन। दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो वी हैव सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोइथेन कैन एग्जिस्ट। देखो नाइट्रोइथेन कैसा होता है हमारा? फटाफट से स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। दिस इज आर नाइट्रोइथ। ये एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैसे? CH3CH2N। यहाँ वाला H क्या होता है? जो ये CH2 पे जो H प्रेजेंट है, ये क्या करता है? ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, और ये वाला क्या करता है? सिंगल बॉन्ड H। तो इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? कौन सा प्रोसेस है? टोटोमेरिज्म। कौन सा प्रोसेस है? टोटोमेरिज्म। तो नाइट्रोइथेन क्या शो करता है हमारा? टोटोमेरिज्म। सो सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। So the next question we have is which of the following compound will show metamerism। देखो मेटामेरिज्म बोल दिया, मेटामेरिज्म की दो ही कंडीशन है हमारे पास। क्या? एक फंक्शनल ग्रुप जो दोनों साइड क्या कंटेन करे? एल्काइल चेन। ठीक है, उसके बाद क्या होनी चाहिए? वो एल्काइल चेन की लेंथ क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए फर्स्ट आइसोमर और सेकेंड आइसोमर में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में क्या कर सकते हैं हम? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है डिफरेंट करने की। एक कार्बन को इधर भेज दे तो वापस से पहला मॉलिक्यूल ही बन जाएगा। सेकेंड वाले में क्या कर सकते हैं? देखो इसमें चेंज कर सकते हैं। एक तरफ हमें जो ये मॉलिक्यूल दे रखा है ऑलरेडी, ये फर्स्ट आइसोमर हो गया, और दूसरा आइसोमर क्या कर सकते हैं? एक तरफ क्या कर दिया? CH3, और दूसरी तरफ क्या भेज दिया हमने? बाकी जितने भी कार्बन और चेन बचे। तो ये क्या है? इसकी चेन लेंथ इससे क्या हो गई हमारी? डिफरेंट हो गई। तो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन इज बी। So the next topic we have is fundamental concept of organic reaction mechanism. Let's see what the first question says that plus I effect is shown by। देखो plus I effect बोल दिया। plus I effect कौन से ग्रुप दिखाते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिखाते हैं। ठीक है, जो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करते हैं। ठीक है, देखो ए पार्ट CH3 एल्काइल ग्रुप दे दिया। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं हमारे? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, देखो अब बी और सी हेलोजन फैमिली, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देन एल्काइल चेन, तो क्या करेंगे? माइनस आई दिखाएंगे। डी पार्ट नाइट्रो ग्रुप, फिर से नाइट्रोजन के साथ कोई एल्काइल चेन ज्वाइन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए पार्ट को खोलते हैं सबसे पहले। कार्बो कटायन कैसा दिखता है? ऐसा। कार्बो अनायन। उसके बाद सी फ्री रेडिकल। फटाफट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 8। और इसके पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया हमारे? 3 पेयर कंटेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? 4 पेयर कंटेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? 3 पेयर प्लस 3 पेयर कंटेन कर रहा है, और एक क्या कर रहा है? अलग इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एक्साइटिंग Cl2 मॉलिक्यूल बाय यूवी लाइट। देखो अब क्या दे रखा है हमें? Cl2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? यूवी लाइट के प्रेजेंस में। और कैसे डिनोट करते हैं? एच म्यू। एच म्यू एनर्जी मिल रही है यूवी लाइट से। क्या बनता है हमारा? 2 फ्री रेडिकल। कौन सी फिजन हो रही है? होमोलिटिक फिजन हो रही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज कंटेनिंग कार्बन विथ 3 बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन। देखो अब भी बताया है 3 बॉन्ड और एक क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल। तो डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन अमंग द फॉलोइंग इज। देखो अब हमें इन सब में से मोस्ट स्टेबल बनाना है, तो जो भी कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ प्रेजेंट होगा वो उसकी स्टेबिलिटी क्या बढ़ा देगा? नहीं तो घटा देगा। अब हमें वो इफेक्ट देखना है बस। देखो फर्स्ट क्या है? बेंजाइल कार्बोकटायन दे रखा है हमें। बी पार्ट में क्या दे रखा है? नॉर्मल एल्काइल कार्बोकटायन। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में इधर भी बेंजीन रिंग है और इधर डबल रेजोनेंस प्रोवाइड हो रहा है, तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। देखो फटाफट से हम क्या करते हैं? इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बोल रहा है ये?
देखो हमने ये बना लिया, पहला कंपाउंड ये कह रहा है और फिर दूसरा कह रहा है टू ब्यूटीन। ठीक है, दोनों कंपाउंड बता दिए उसने। अब देखो वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है हमारा मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है? देखो इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन। देखो यहाँ पर क्या है, इसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन है इस अल्कीन के पास? 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने? ओनली 6 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे? 3 इसके 3 इसके। ये वाले जो हाइड्रोजन है इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, तो जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही क्या होता है हमारा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? बी पार्ट, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। The next question says that resonance in benzene is accompanied by delocalization of pi electron. Each pi electron is attached with. देखो वो क्या कह रहा है, जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बेंजीन ये है, वो कह रहा है जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, हर एक इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन एटम पे डीलोकलाइजेशन दिखाता है। ठीक है, तो हमको पता है कि बेंजीन क्या होता है हमारा, प्लेनर मॉलिक्यूल। अब प्लेनर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कैसे शो करता है? वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन एटम पे गया? हर एक कार्बन एटम पे। बेंजीन कितने कंटेन करता है? 6 कार्बन एटम। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस एनर्जी इज मोर। देखो रेजोनेंस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा, रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मोर वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो देखो ए पार्ट बेंजीन। बेंजीन ही क्या करता है हमारा, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी कंटेन करता है, क्योंकि बेंजीन हमारा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बेंजीन इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होमोलिटिक फिजन ऑफ द हाइड्रोकार्बन रिलेटेड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। देखो होमोलिटिक फिजन कराना है। होमोलिटिक फिजन, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो एक कार्बन रेडिकल ये बन गया और एक कार्बन रेडिकल ये बन गया। ठीक है, देखो तो हमारा क्या आंसर हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। होमोलिटिक फिजन में हमारा क्या बनता है? फ्री रेडिकल्स। अब हेट्रोलिटिक फिजन में क्या बनता है? कार्बो अनायन बनेगा या फिर क्या बन जाएगा? कार्बो कटायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, देखो बेसिस दिखाना है, जो जितना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी दिखाएगा वो उतना अच्छा क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इसका वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में। तो ये वाला क्या है? बिजी है लोन पेयर। जो ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है किसकी तरह बिहेव करेगा? डोनेट ही तो कर रहा है, तो ये तो बिजी है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, ये भी देखो कैसा है, ये कौन सा है हमारा? sp करेक्टर के साथ है। देखो अगर कार्बन sp3 वाला होता, अगर कार्बन हमारे पास कौन सा होता है? sp3, और नाइट्रोजन भी कौन सा होता है? sp3, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाता? नाइट्रोजन। बट यहाँ पर किस किस की वो बता रहा है, एक तो है हमारा sp3 वाला और एक क्या है हमारा sp, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा यहाँ पर? s करेक्टर जैसे ही इंक्रीज होता है तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ वाला जो कार्बन sp वाला कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू sp3 वाले नाइट्रोजन के। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या है? एल्काइल। देखो अब जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपने ऊपर से जाने नहीं देगा, वो उनको अपने ऊपर अट्रैक्ट करके रखेगा। देखो एल्काइल चेन, कार्बन है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? आराम से डोनेट कर देगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? ये, फिर ये, फिर ये। तो ये वाला ट्रेंड किस में फॉलो हो रहा है हमारा? सो हमारा आंसर हो गया डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन एसिटिक एसिड। देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या बना लूँ मैं? डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, ये कर दिया मैंने, ये क्या है मेरा? डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड कैसे होता है? ये देखो अब हमें इसे बताना है कि दिस इज ड्यू टू अकरेंस ऑफ, अब हमें इसे बताना है कि इस पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है। देखो ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। अब देखो एसिडिटी स्ट्रेंथ, एसिडिटी स्ट्रेंथ किसकी होती है? हमारा जो एसिडिक नेचर होता है
किसी भी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का एसिडिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा हमारे उस कंपाउंड की क्या हो जाएगी? एसिडिटी। अब देखो, इसका अगर मैं कंजुगेट बनाने बैठूं तो क्या बनेगा? यही बनेगा, H+ रिलीज कर दिया। अब इस वाले का मैं कंजुगेट बेस बनाऊं तो क्या बनेगा? यही बनेगा हमारा। दोनों का कंजुगेट बेस बना दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन आना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया? दोनों का कंजुगेट बेस बना दिया। अब देखो, ये वाला कंजुगेट बेस, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसकी तरफ पुल हो रही है? Cl की साइड। क्यों? क्योंकि Cl क्या है हमारा? -I दिखाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है और इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है? वो स्टेबल। तो जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। ये किसके थ्रू हो रहा है? अब जो Cl मॉलिक्यूल है हमारा क्या दिखा रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? C इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज। देखो, अब हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है हमारा? जो अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन पर आसानी से क्या कर दे? डोनेट कर दे। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसका अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को आराम से डोनेट कर देता है। तो देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन तो हमारा हट ही गया। देखो, उसके बाद क्या देखना है हमें? देखो, इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज आराम से चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? C इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। हमें एक कंपाउंड दे रखा है, बोला है कि ये फर्स्ट वाला कंपाउंड सेकंड वाले कंपाउंड से मोर स्टेबल है। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या हो गया हमारा? देखो, ठीक है, ये क्या है हमारा? फर्स्ट कंपाउंड, और दूसरा क्या है? ये वाला। देखो, सबसे पहला रूल स्टेबिलिटी का क्या होता है कि सबका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? फुल होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से देखो का इसमें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी फुल नहीं है और कार्बन का भी नहीं है, तो ये कैसे होगा स्टेबल? ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ? हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या हो गया? मोर स्टेबल देन सेकेंड कंपाउंड। रीजन क्या है? द कंपाउंड्स in which the positive and the negative charges reside on the most electropositive and most electronegative atoms of the species। ठीक है, ये भी क्या कह रहा है? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो वाला कंपाउंड हमारा मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट असर्शन और रीज़न का जो हमारा रीज़न है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्टेट फिल नहीं है। रीज़न क्या हो गया हमारा? क्योंकि इसका ऑक्टेट फिल नहीं है सेकेंड कंपाउंड का, इसीलिए वो लेस स्टेबल है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है और क्या नहीं होता। मान लो मैंने एक कार्बोकेटाइन बनाया और उसके साथ क्या बना दिया? एक CH3 मॉलिक्यूल। देखो, अब कार्बोकेटाइन के पास क्या एम्पिटी है? एक ये क्या बनाया मैंने? p ऑर्बिटल। अब ये किसके साथ पार्शियल ओवरलैपिंग करता है? इस हाइड्रोजन के साथ, यही तो होता है। तो ये हाइड्रोजन का क्या है? s ऑर्बिटल। क्या बनाता है ये? सिग्मा बॉन्ड। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सिग्मा टू p ऑर्बिटल। क्या आंसर हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड, दिस कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग। देखो, फटाफट से क्या करते हैं हम? फॉर्मिक एसिड बनाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम? एसिटिक एसिड बनाते हैं। देखो, अब हमें बताना है कि ये किसकी किसकी वजह से हो रहा है, क्यों है स्ट्रॉन्ग ये और ये है क्यों है वीक। देखो, फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा। इसका कंजुगेट बेस क्या हो गया? ये सही है, और इसका कंजुगेट बेस क्या हो गया? ये सही है।
देखो अब ये क्या दिखा रहा है अपना, कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, थ्रू सिग्मा बॉन्ड क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उसकी साइड डोनेट कर रहा है। तो क्या हो गया, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन जिसके ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो वो उसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज। ये वाला जो माइनस चार्ज है ये क्या करेगा, अपने वाले H+ को ढूंढने चला जाएगा। तो क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हमारा कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है यहाँ पर, प्लस आई। So this can be explained by plus I effect. C is our correct option. So the next question we have the effect involving the complete transfer of a shared pair of electrons to one of the atom joined by the multiple bond at the requirement of attacking reagent. देखो क्या हो गया, क्या कह रहा है, एक कोई एटम जो मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, दो कार्बन मैंने लिए मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, पूरा एक जो हमारा बॉन्ड है वो किसी एक कार्बन को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा चला जाएगा उस पर क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जिस पे से गया है उस पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस इफेक्ट को किस नाम से जानते हैं हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, उस पर सबसे प्राइमरी कंडीशन मल्टीपल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, एल्कीन्स मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कराता है। ठीक है, एल्डिहाइड कराएगा कैसे, एल्डिहाइड क्या होता है हमारा, मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट कराता है। कीटोन ये भी कराएगा। ईथर, ईथर क्या होता है हमारा, कोई मल्टीपल बॉन्ड कंटेन नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ईथर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये पूछ रहा है कैन नॉट। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, देखो जैसे जैसे हमारा एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो हमारा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, तो देखो हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड है, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला है, उसके बाद एक डबल बॉन्ड वाला है, उसके बाद हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड वाला है। देखो इसका क्या है हमारे पास sp3, इसका क्या हो गया हमारे पास sp2, और इसका क्या हो गया हमारे पास sp। जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर मोर स्टेबल रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अभी बताया था, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी से डोनेट कर दे वो क्या हो जाता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। फटाफट से सबके डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, एनालीन, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। थर्ड पार्ट क्या है, मिथाइलमीन, और डी पार्ट इज आर डाइमिथाइलमीन। ठीक है, अब देखो सबके पास लोन पेयर है, सारे बेसिक नेचर शो करेंगे अपना, जो जल्दी कर देगा वो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो इसका लोन पेयर कैसे है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व, इसका लोन पेयर भी कैसे है हमारा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व। अब देखो बात पड़ी इन दोनों की, ये क्या कर रहा है, एक बार डोनेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, 2 बार। तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो गया, तो डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन से स्पीशीज होते हैं, कौन से स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट BF3, ये क्या है, इसका तो ऑक्टेट ही फुल नहीं है, इसका तो ऑक्टेट ही फुल नहीं है। ये कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट करा रहा है अपने ऊपर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ए पार्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है हमारे पास, टेम्परेरी इफेक्ट। क्यों, किसी अटैकिंग रिएजेंट कोई आएगा तो अपने बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर देगा, अगर अटैकिंग रिएजेंट चला जाएगा तो जैसे वो पहले था वैसे ही बदल जाएगा। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, टेम्परेरी इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्री ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, क्या करना है, 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और एक क्या करता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन करता है।
ठीक है, तो देखो ज्योमेट्री निकालनी है, उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3। कितने लोन पेयर, 0। क्या आ गया, स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा, ट्रायगोनल प्लानर। कौन सी ज्योमेट्री निकल के आई, ट्रायगोनल प्लानर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है देखो सबसे पहले देखना है हमें, सारे स्ट्रक्चर बना देती हूँ फटाफट से आप लोगों के लिए। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है। देखो जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो देखो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, 1 2 3। तीन तीन कार्बन लगा रखे हैं और तीनों कार्बन के पास 3 है, तो कितने हो गए, 9 अल्फा। इसके पास कितने हो गए, इसके पास कितने हो गए, 3। और इसके पास तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी कैसे हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया हमारा, मोर स्टेबल। ये थोड़ा लेस और ये सबसे लेस। कौन सा वाला ट्रेंड फॉलो करेगा हमारा, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट आर। देखो हमें बताना है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम बस उसको हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। टोटोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने आइसोलेट कर सकते हैं इनको। कन्फर्मेशन ये भी कर सकते हैं, सबने देखा ही है। कैनोनिकल, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं दैट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ठीक है, तो उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारा, जब भी किसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, जब भी किसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे, थोड़ा सा पुश करे या थोड़ा सा पुल करे, उसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इंडक्टिव में हमेशा किस में ऑपरेट होगा, सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। तो हमारा आंसर डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन नहीं होता कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं, ठीक है। हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, हल्का सा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट हाउ मेनी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द कंपाउंड, ठीक है। हमें एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज हो रही हैं। देखो हमारी रेजोनेंस कैसे बनेगी इसमें, ये वाला इधर गया, फिर ये वाला इधर गया, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन गई हमारी, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यही तो हुआ। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फटाफट से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज हो रही हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गए, यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। अब देखो ये यहाँ पर आया, उसके बाद ये वापस चला गया। कुछ नहीं करना है हमें, इलेक्ट्रॉन्स को उठा उठा के साइड में रखते जाना। वापस से वही स्ट्रक्चर जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं नहीं पहुँच जाते, तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट रेजोनेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ गया। तो देखो हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट हुए, देखो एक तो ये वाला बॉन्ड का चला, ये वाले बॉन्ड का चला, और कौन सा चला, लोन पेयर भी चला। तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। सो डी पार्ट इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 बनाती हूँ फटाफट से, क्या बोल रहा है वो,
NCH3CH3 हमने एक कंपाउंड बना लिया। क्या कह रहा है? इज नाइदर एन इलेक्ट्रोफाइल नॉर अ न्यूक्लियोफाइल। देखो अब क्या, इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो है बट ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव भी नहीं करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी नहीं करेगा। कैसे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसके पास क्या है? नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल है इसके पास या नहीं है? नहीं है, तो एक्सेप्ट करेगा तो करेगा कहाँ से? अब इसको क्या करना है? कुछ डोनेट करना है, तो ना लोन पेयर है ना क्या है इसके पास, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने के लिए या तो लोन पेयर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। वो भी नहीं है, तो हमारा रीज़न क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा? क्योंकि कोई भी डी ऑर्बिटल खाली नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। चलो पढ़ते हैं बी पार्ट पढ़ के देखो। नाइदर हैज़ इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन नॉर कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स सिंस ऑल द शेल ऑफ एन आर फुल्ली ऑक्यूपाइड। ठीक है, डी ऑर्बिटल नहीं है तो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा? So the next topic we have is method of purification of organic compounds. Let's see what the first question says, that a liquid decomposes at its normal boiling point. It can be purified by, देखो डेफिनेशन ही है ये तो किसकी, वैक्यूम डिस्टिलेशन की। वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही जो लिक्विड क्या हो रहा है हमारा, डीकम्पोज, उसको हम आराम से क्या कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1, बेंजोइक एसिड इज प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक वोलेटाइल सब्सटेंस दूसरे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। वोलेटाइल सब्सटेंस सब्लिमेशन से क्या होगा, भाप बन जाएगा, अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे और नॉन वोलेटाइल वहीं पे रह जाएगा। बेंजोइक एसिड कैसा होता है हमारा, वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा है जी करेक्ट। Statement 2, sublimation process is very useful in separating a volatile solid from a non-volatile solid। अभी बताया sublimation process की definition ही दे दी है, तो it is also correct। जो statement 2 है वही statement 1 को अच्छे से explain कर रहा है, तो A part हमारा सही हो गया। statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation of statement 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करी गई है। ए पार्ट, मोबाइल फेज इज लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, यही हमारा सही है। मोबाइल फेज क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, हमारा लिक्विड होता है जो ट्रैवल करता है, और जो स्टेशनरी फेज होता है वो क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड दैट कैन बी यूज टू सेपरेट टू कंपाउंड्स विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट। देखो अब देखो हमें क्या करना है, एक ही सॉल्वेंट लेना है, उसमें डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज के दो अलग अलग कंपाउंड्स लेने हैं। तो देखो ये डेफिनेशन ही है किसकी, सी पार्ट की, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्या करते हैं हम, दोनों कंपाउंड को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देंगे। अब क्या होगा, एक मोर सोल्यूबल होगा और एक क्या होगा, लेस सोल्यूबल। तो जो लेस सोल्यूबल होगा वो पहले ही क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब जो मोर सोल्यूबल वाला बच गया सॉल्वेंट के साथ, उसको फिर क्या करेंगे, हम कंसंट्रेट कर देंगे। तो ऐसे करके दोनों कंपाउंड्स हमारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज a mixture of camphor and benzoic acid can easily be separated by, देखो कैम्फर और बेंजोइक एसिड दोनों कैसे सब्सटेंस है हमारे पास, वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, दोनों ही क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस। अब इनको सेपरेट कैसे करेंगे, कैम्फर जो होता है वो कौन सा ग्रुप कंटेन करता है हमारा, कीटोन, और बेंजोइक नाम से ही पता चल रहा है कौन सा करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो देखो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, तो हम किस मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं, बाय केमिकल मेथड। सो डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट असर्शन रीजन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं असर्शन। सिंपल डिस्टिलेशन कैन हेल्प इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन 1 ओल, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है उसका, एंड प्रोपेनोन। ठीक है, देखो दोनों क्या है, एक अल्कोहल एक कीटोन, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। सिंपल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है वो अगर 20 डिग्री का डिफरेंस है, दो कंपाउंड में 20 डिग्री का डिफरेंस है, तो आराम से क्या कर सकते हैं हम, सिंपल डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में है
आराम से, ठीक है। असर्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। रीजन, लिक्विड विद अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। रीजन भी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट। सिंपल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है हमारे पास कि 20 या 20 से डिग्री से मोर अगर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तो उसको आराम से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो असर्शन भी ठीक हो गया और रीजन भी ठीक हो गया, और जो रीजन है वो एकदम करेक्ट है असर्शन का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So the next topic we have is qualitative analysis of organic compounds. Let's see what the first question says. The compound formed in the positive test for nitrogen with the Lassine solution of a organic कंपाउंड एस। देखो अब इस चीज़ के लिए हमें क्या आनी चाहिए, रिएक्शन आना चाहिए। फटाफट से देखते हैं कि लजाइन में जो जब हमारा लजाइन बन के तैयार हो जाता है उसके बाद जो नाइट्रोजन की टेस्ट करते हैं उसमें ब्लू कलर कौन से कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है, ठीक है। फटाफट से रिएक्शन लिखेंगे, Na+, ये क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन कहाँ से आया, फ्यूज़ करते हैं इनको जला के, क्या बन जाता है हमारा NaCN। अब किसके साथ ट्रीट करते हैं हम NaCN को, FeSO4। FeSO4 के साथ ट्रीट करते ही एक क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है Na का। देखो इस क्वेश्चन के लिए हमें रिएक्शन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना इसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, लिख लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स को वापस से, किसके साथ ट्रीट करते हैं हम, FeCl3 के साथ। FeCl3 के साथ ट्रीट करते ही क्या होता है, हमारे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो जाता है जिसका कलर क्या होता है हमारा, क्या होता है भाई बोल दो, ब्लू। वो भी कौन सा ब्लू, पर्शियन ब्लू, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इस वाले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, during AgNO3 test for the detection of halogen, sodium extract is boiled with few drops of concentrated HNO3 to decompose। देखो अब जो हमारा लजाइन बन के तैयार हो गया है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, NaCN, यही है। इसको किसके साथ बॉईल कर रहे हैं हम, HNO3 के साथ। क्या बना देता है ये, किस में डिकम्पोज हो जाता है, HCN में, जो क्या है हमारी गैस। क्या हो जाता है, ये बन के निकल जाती है। और क्या फॉर्म होता है इसके साथ, एक सॉल्ट NaNO2। वैसे ही हमारे पास और क्या प्रेजेंट होता है, फटाफट से बता दो। इसको भी हम क्या करते हैं, HNO3 के साथ तो कौन सी गैस बन जाती है, H2S, ठीक है, जो क्या हो जाती है हमारी। अब देखो सल्फर चला गया और क्या चला गया हमारा, नाइट्रोजन भी चला गया, तो सिर्फ हेलोजन बचा। और हेलोजन के टेस्ट में अब आराम से हम AgNO3 के साथ फटाफट से अलग अलग कलर की PPT बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ A and B, C पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question. In Lassine test, the organic compound is fused with a piece of sodium metal in order to। देखो हम जो लजाइन बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल के साथ हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज करते हैं। क्यों करते हैं हम ये, जो हमारा कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट में कोवलेंट नेचर शो करेगा, तो कोवलेंट नेचर को हम क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट्स में बना देते हैं। और सोडियम सॉल्ट्स कौन से नेचर के होते हैं हमारे, आयनिक नेचर के, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा मेन रीज़न क्या हुआ लजाइन बनाने का, हम कोवलेंट नेचर को किस में बदल रहे हैं, आयनिक नेचर में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी पार्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन, टू कन्वर्ट द कोवलेंट कंपाउंड इनटू मिक्सचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट। So the next topic we have is quantitative analysis of organic compounds। अभी क्वालिटेटिव कर ली, अब क्या करेंगे हम, क्वांटिटेटिव, ठीक है। फटाफट से फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इन जल्दाल मेथड्स देन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू। देखो इसमें भी हमें क्या आनी चाहिए, रिएक्शन आनी चाहिए। तो फटाफट से जल्दाल मेथड की रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसको किससे ट्रीट करते हैं हम, H2SO4 से। H2SO4 को ट्रीट करते ही कौन सा कंपाउंड बन जाता है हमारा, अब इसको किससे ट्रीट करते हैं, NaOH से। अब NaOH से ट्रीट करते ही फिर से हमारी रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन में क्या बन रहा है हमारा,
अब जो ये अमोनिया हमारा जितना रिलीज होता है, इसी को एस्टिमेट करके हम क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। In Currier's method of 0.099 gram organic compound gave 0.287 gram AgCl, the percentage of chlorine in the compound। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फटाफट से बताओ, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। अब परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl। क्लोरीन की बात हो रही है, AgCl का मॉलिक्यूलर मास, अब क्या होता है, मास गिवन मास ऑफ AgCl अपॉन में गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और परसेंटेज निकालना तो एक चीज जरूर आएगी, क्या, 100। ठीक है, फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं, 35.5 डिवाइडेड बाय, देखो हमें AgCl कितना मिला है, 2.8 0.287, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना मिला है, 0.099 इंटू में, देखो फटाफट से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आराम से, कितने किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 71.7%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, 69 आ सकता है, उसको क्या लिख सकते हैं हम सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फॉस्फोरस इज एस्टिमेटेड एज, देखो हमारे पास क्या इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कैसे निकालते हैं, 62 डिवाइडेड बाय 222 इंटू गिवन वेट ऑफ Mg2P2O7 इंटू गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू में 100। तो कौन सा टर्म यूज़ कर रहे हैं हम, Mg2P2, देखो 62 क्यों ले रखा है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 फॉस्फोरस है। ठीक है, तो देखो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबिक टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को एस्टिमेट करने के लिए ये वाला टेस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिल्दाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन द फॉर्मूला यूज, देखो अब क्या पूछ रहा है वो, परसेंटेज फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन इन, क्या होता है, 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी of H2SO4, volume used of H2SO4 divided by given weight of organic compound। तो कौन सा वाला आंसर ठीक हो गया हमारा, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.3780 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक क्लोरीन कंपाउंड गेव 0.57, देखो हमें क्या दे रखा है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl का मास, गिवन मास कितना दे रखा है हमें, 0.570। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है टोटल, वो कितना दे रखा है, दिस इज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्राम ग्राम में दे रखे हैं दोनों। अब हमसे क्या पूछा है वो, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, क्या पूछा है हमें, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl, अब मल्टीप्लाई गिवन मास ऑफ AgCl, कितना हमारा फॉर्म हुआ AgCl, उसके बाद गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और परसेंटेज है तो एक चीज जरूर आएगी, क्या, इनटू 100। फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है फिर। ठीक है, गिवन मास कितना दे रखा है, 0.5740 डिवाइडेड बाय, ये कितना दे रखा है, 3780 इंटू में 100। देखो इस सब पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके आएगा, 37.69%। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करो और आंसर लिख के दिखाओ। ठीक है, so the next question, in the Currier's method 0.468 gram of an organic sulfur gives 0.668 grams of barium sulfate, the percentage of sulfur in the given compound is, देखो हमें क्या क्या दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सल्फर कंटेन कर रहा है उसका मास दे रखा है। ठीक है, और जितना बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ उसका मास दे रखा है, और पूछा क्या गया है हमसे कि परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल दो। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकाल सकते हैं हम, क्या करेंगे,
मास, मोलर मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट इनटू गिवन वेट ऑफ BaSO4 डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू में 100% है तो 100 लगाना जरूरी है। देखो क्या आंसर आ जाएगा 32। फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे 0.668 डिवाइडेड बाय 0.468 इंटू 100। देखो फटाफट से सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा हमारा 1 2 3 1 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके आ रहा है हमारा 1 2 2 से जाएगा 20%। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके आ रहा है हमारा 20%। तो ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन Dumas method involves the determination of nitrogen content in the organic compound in the form of। देखो डूमास मेथड की बात कर दी गई है, हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए पहले। फटाफट से डूमास मेथड की रिएक्शन देखते हैं। क्या रिएक्शन होती है हमारे पास? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रहनी चाहिए। देखो इन द फॉर्म ऑफ क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर हमारा N2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दाल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। देखो जो जल्दाल मेथड होते हैं वो किस किस के लिए यूज नहीं किए जाते? नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, ये सारे जो होते हैं हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या तो रिंग में प्रेजेंट है या फिर क्या एक रिंग में कनेक्शन बना रहा हो, जैसे कि एजोडाइज बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया? नाइट्रोबेंजीन नहीं करेगा, पेरिडीन भी नहीं करेगा और एजोबेंजीन भी नहीं करेगा। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.26 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट क्या दे रखा है हमें? 0.26 ग्राम गेव 0.039 ग्राम ऑफ वाटर। और वाटर का क्या दे रखा है हमें? 0.039 ग्राम्स एंड 0.245 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंबशन। द परसेंटेज ऑफ कार्बन। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय गिवन वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू में 100। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं 0.245 इनटू में डिवाइडेड बाय 0.26 टू में 100। देखो अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करते हैं, 10 के अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करके आंसर बताओ। 6 2 2 3 1 1। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हमारा किसके आ रहा है? 25%। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 0.765 ग्राम ऑफ एन एसिड गिव्स। देखो अब एसिड का वेट कितना दे रखा है हमें? 0.765 ग्राम गिव्स 0.535 ग्राम ऑफ CO2। गिवन जो भी इंफॉर्मेशन होती है फटाफट से नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या दे रखा है? 0.138 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, पूछा क्या है? देन द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन का क्या पूछा है हमें? रेशियो पूछा है। तो देखो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना पड़ेगा, वही फॉर्मूला क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इनटू में गिवन वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू में 100। ऐसे ही करके हम किस एक और चीज का निकाल सकते हैं सेम, फटाफट से कैलकुलेशन करके बताओ। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। देखो H2O में कितने हाइड्रोजन यूज हुए हैं? 2। तो 2 डिवाइडेड बाय H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हमारे पास? 18
मल्टीप्लाई बाय कितना दे रखा है 0.138 डिवाइडेड बाय 0.765 इंटू में 100। देखो फटाफट से सॉल्व करेंगे हम, क्या आंसर आ जाएगा। डेसिमल हटाया 1 2 अप्रॉक्सीमेटली 6 आ रहा है, इसके बाद 2 3 1 2 9, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल क्या आ रहा है हमारा 2%। ठीक है, फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है हमारा 19%, 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 19 मान लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आ गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 9, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 2। तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2, और कैसे लिखते हैं 9:2। तो क्या हो गया 19:2। तो क्या हो गया हमारा आंसर, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an estimation of sulfur by the Currius method, 0.2175 of a substance gave 0.565825 gram of BaSO4. The percentage composition of sulfur. फिर से क्या पूछा गया है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर। वही फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा, क्या निकाल देंगे हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaSO4 इनटू में वेट ऑफ given weight of BaSO4 divided by given weight of, फटाफट से बता दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू में 100। सेम फॉर्मूला लगेगा, बस वैल्यू चेंज कर करके दे दी है। फटाफट से सॉल्व करके दिखाएंगे वैल्यू पुट करके। कितना दे रखा है हमें 0.5825 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है 0.1725। ठीक है, अब देखो इनटू में 100। देखो फटाफट से सॉल्व करेंगे, 2.5 के अप्रॉक्स आ रहा है। 25 30, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहा है 37 पॉइंट समथिंग, 37 मान लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन नाइट्रोजन जलदार मेथड फॉर एस्टिमेशन। देखो हमें क्या करना है, जलदार मेथड दिमाग में रखना है, किसका, नाइट्रोजन की एस्टिमेशन का, और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट। ध्यान रखना, करेक्ट इनकरेक्ट बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं। नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर कास्टिक पोटैश सोल्यूशन, यही क्या हो गई हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमारा यही आंसर हो गया। नाइट्रोजन गैस को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं जलदार मेथड में, बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। NH3 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, यही क्या हो गई हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट।